जय हिंद बच्चों, नए वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। आप लोग को पता ही होगा कि अभी जो हम पढ़ाने वाले इसका एक वीडियो का पार्ट अपलोड हो चुका है। ठीक है, जो लोग नहीं देखे उनसे अनुरोध है कि उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख लें फिर से, और उसको देखने के बाद यहाँ पे आ जाए। ठीक है, हम लोग 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बना लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। आज से हम लोग 21 क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिना लेट किए क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या लिखा हुआ है। ये बॉल ऑफ मास m कोलाइड्स विथ ए बॉल। एक बॉल है जिसका मास कितना है, m है, जो कोलाइड्स कर रहा है। किससे कोलाइड्स कर रहा है? वॉल से। वॉल मतलब दीवार से। बताइए जिसका वेलोसिटी कितना, स्पीड कितना दिया हुआ v, एंड रिबाउंड्स ऑन द सेम लाइन। बताइए जैसे वो टकराएगा दीवार से, तो दीवार से टकराने के बाद रिटर्न आएगा, और रिटर्न कैसा आएगा? इन सेम लाइन, मतलब जिस पाथ में गया उसी पाथ में आएगा, विथ द सेम स्पीड। सेम स्पीड मतलब गया कितना से था, v से, आएगा भी कितना से, v से। और अगर 10 मीटर पर सेकंड से गया होगा तो आया भी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड से। तो बोला इफ द मास ऑफ द वॉल इज टेकन एज इनफिनाइट, अगर हम वॉल के मास को इनफिनाइट माने तो देन द वर्क डन बाय द बॉल ऑन द वॉल इज, तो जो वर्क डन होगा बॉल के द्वारा वो कितना होगा। तो सोचिए इसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से कि अगर हम किसी बॉल को फेंके हैं तो बॉल टकरा के रिटर्न आ जाएगा, और जब रिटर्न आ जाएगा तो आपसे पूछा क्या है, वर्क। तो थोड़ा सोचिए, आप लोग एक थ्योरम पढ़े थे, वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सा थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम। बताइए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? जो वर्क होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। याद रखिएगा, जो नहीं जानते याद रखिएगा। बताइए वर्क किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर होगा। अब थोड़ा सोचिए, पहले बॉल गया ऐसे, दीवार में गया ऐसे, फिर ये रिटर्न आ गया सेम स्पीड के साथ। बताइए जाने में भी स्पीड और आने में भी स्पीड। बताइए अगर यहाँ भी है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, भी। बताइए मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो इसका और इसका मान क्या आएगा, सेम। और सेम आएगा तो W जो घट क्या हुआ, कितना हो जाएगा, 0। बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास आउटसाइड ऑफ द बॉडी लाई करता है, यानी बॉडी के बाहर लाई करता है। तो याद कीजिए पहला ऑप्शन कौन सा है, पेंसिल। अगर कोई भी पेंसिल होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में होगा। बताइए दूसरा कौन है, शॉर्ट पुट मतलब क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ गोला। अब गोला होगा तो गोला का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, बीच में होता है, और इसके चारों तरफ से मास होता है। बताइए तीसरा क्या है, डाइस मतलब क्या होता है, पासा। बताइए पासा का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में। बताइए लास्ट कौन बच गया, बैंगल मतलब क्या होता है, चूड़ी। याद कीजिए चूड़ी मतलब रिंग, और रिंग का सेंटर ऑफ मास याद होगा एकदम सेंटर में होगा, और इस सेंटर को इस बैंगल के बाहर माना जाएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास बाहर होगा कि अंदर होगा, बाहर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कह रहा है कि ये पॉइंट मास m इज प्लेस्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सेल। एक पॉइंट मास है जो स्फेरिकल सेल के अंदर रखा हुआ है। स्फेरिकल सेल मतलब खोखला गोला, अंदर से पूरा खोखला होगा। जैसे मान लो फुटबॉल के जैसा कोई इमेजिनेशन कर लीजिए दिमाग में। बताइए जिसका रेडियस कितना दिया, r, और इस खोखला गोला का रेडियस कितना है, r, और इस खोखला गोला का मास भी कितना है, बड़ा m। और पूछा है एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। सेंटर ऑफ द सेल से जहां डिस्टेंस r/2 होता है वहां आपसे पूछा है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेल ऑन द पॉइंट मास। और यहाँ पॉइंट मास जहां होगा उस पर लगने वाला फोर्स फाइंड करने बोल रहा है। तो ऐसे इसमें दिमाग लगाइए। इसमें आपको थोड़ा सा सोचना है या पहले से सोच के रखना है कि यदि कोई भी स्फेरिकल सेल हो, और उस स्फेरिकल सेल के अंदर आपसे यदि ग्रेविटेशनल फोर्स पूछता है यहाँ पे कहीं पे भी, तो याद रखना इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 0। ये होता है सेल थ्योरम। किसके अनुसार है ये नियम, सेल थ्योरम। बात सुनना ध्यान से, ये कहीं नहीं पढ़ा होगा न कहीं सुना होगा, तो इसको बढ़िया सुन लो। सेल थ्योरम के अनुसार अगर कोई भी स्फेरिकल सेल है तो इसके हर एक बिंदु पे जो फोर्स का मान होगा कितना होगा, 0 होगा इनसाइड में। और एक बात और ध्यान रखना, इसके इनसाइड में
याद रखना ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा होगा, तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म होगा। याद रखना ये भी ऑब्जेक्टिव बढ़िया से। बताइए इस स्फेरिकल सेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म होगा। लेकिन फोर्स अगर कहीं पे भी निकालेंगे तो कितना होगा? 0 होगा। बढ़िया से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कुछ में रियल में दम होता है, इसलिए आपको बढ़िया समझना होगा, और एग्जाम में क्वेश्चन कुछ 19-20 करेगा ही करेगा, इसलिए कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर रखे, उसके बाद आराम से आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा था एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी सबको पता होगा कि वैसा वेलोसिटी जिसको फेंकने पर किसी वस्तु को पुनः आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो बोल रहा है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ 10 ग्राम, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ 10 ग्राम बॉडी फ्रॉम द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बताइए किसी वस्तु का एस्केप वेलोसिटी अर्थ सरफेस पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो 10 ग्राम का वस्तु है। इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो जो एस्केप वेलोसिटी होगा 10 kg ऑफ द आयरन बॉल फ्रॉम द अर्थ विल बी। अब सोचिए आप लोग जब एस्केप वेलोसिटी पढ़े थे, कौन सा वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी। तो याद करो एस्केप वेलोसिटी डिनोट किसे किए थे? v से, और इसका फॉर्मूला था √2gr। कौन सा gr? √2gr। याद कीजिए अगर हम लोग जब एस्केप वेलोसिटी निकाले थे और फॉर्मूला था √2gm बार। याद होगा कहीं पे भी स्मॉल m नहीं था, और स्मॉल m नहीं है मतलब छोटा बॉडी के मास पे एस्केप वेलोसिटी निर्भर नहीं करेगा। तो आप 10 ग्राम वस्तु को फेंको चाहे 10 kg वस्तु को फेंको, इसके वेलोसिटी दोनों के लिए कितना होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आपको बोले थे कि अर्थ से हम चींटी को फेंके या हाथी को फेंके या आदमी को फेंके, बता तीनों में इसके वेलोसिटी क्या होगा? सेम, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा स्ट्रेस ईजीए, स्ट्रेस ईजी, स्ट्रेस कौन सा क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। सबको पता होगा। 3 चीज बोले थे, एक टेंसर याद रखिए, एक टेंसर याद रखिए, दूसरा करंट याद रखिए, करंट, और एक ही और याद रखिएगा तीसरा स्ट्रेस याद रखिएगा। स्ट्रेस और टेंसर ने स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और करंट, ये तीनों एग्जांपल याद रखना। ये तीनों एग्जांपल किसका है? टेंसर का। तो टेंसर में तीनों चीज को ध्यान रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करंट और स्ट्रेस, ये तीनों क्या है? स्केलर की टेंसर और टेंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इट स्ट्रेस, इफ स्ट्रेस, यहाँ इट है, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज, अगर स्ट्रेस को हम क्या कर दे रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं, तो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अब बताओ आप लोग अगर हुक्स लॉ पढ़े होंगे तो हुक्स लॉ का एक फॉर्मूला आया था E बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बताइए E बराबर क्या था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब बात करो, इससे पहले हुक्स लॉ का नियम कहता है कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? स्ट्रेन का होता है। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या आया था? ई। याद कीजिए ई था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई क्या था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि हम स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं। अब नॉर्मल सा बात है कि लोग सिंपल सोचेंगे कि स्ट्रेस बढ़ रहा है तो इसमें डायरेक्टली का संबंध है, स्ट्रेस बढ़ते ही कौन बढ़ जाएगा? ई, जबकि लॉजिक गलत है। याद रखिएगा यहाँ रिलेशन देखा जाएगा, अगर स्ट्रेस बढ़ा होगा तो स्ट्रेन बढ़ा होगा, अगर ये 1 गुना बढ़ा होगा तो ये भी 1 गुना बढ़ा होगा, ये 2 गुना बढ़ा होगा तो 2 गुना, ये 4 गुना तो ये भी मतलब 4 गुना। और जब इसका रेशियो निकालेंगे तो हमेशा कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो बताइए ई का मान बढ़ेगा कि ई का मान घटेगा? ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि ई का मान स्ट्रेस और स्ट्रेन पर निर्भर नहीं करता है। याद रखना स्ट्रेस का मान हमेशा ई का मान क्या रहेगा? सेम। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन क्या होगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 27 क्वेश्चन नंबर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ लिक्विड, वह कौन निम्नलिखित में से क्या है जो एसोसिएट मतलब जुड़ा होना, जो लिक्विड से जुड़ा होता है? ओनली एंड, सिर्फ लिक्विड से जुड़ा होता है, नॉट फॉर गैस, और गैस से जुड़ा नहीं होता है। तो याद कीजिए अगर हम गैस को देखें तो गैस में प्रेशर होता है, गैस का वॉल्यूम भी होता है और गैस का डेंसिटी होता है, लेकिन गैस का सरफेस टेंशन नहीं होता है। तो बता सिर्फ लिक्विड से जुड़ा हुआ टर्म कौन है? सरफेस टेंशन। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ये नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम पढ़े होंगे। बताओ बर्नौलीज थ्योरम का संबंध किससे है? कोई भी फ्लाइंग बॉडी से, कोई वस्तु उड़ता कैसे, फ्लाइंग कैसे कर पाता है? तो इसमें फ्लाइंग वाला ऑब्जेक्टिव ऑप्शन याद रखिएगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या लिखा है? लिखा है डायनेमिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, उसके बाद लिखा हाइड्रोलिक प्रेस, उसके बाद लिखा हेलीकॉप्टर, नन ऑफ दिस। आपको बोलेगा हेलीकॉप्टर भी है, डायनेमिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ये नंबर। क्योंकि जो एरोप्लेन का डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है लिफ्ट वाला, वो निर्भर करता है किसके प्रिंसिपल पे? बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ये नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा है एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज थ्रू ए पाइप
कोई आइडियल फ्लूइड है जो किसी पाइप से फ्लो हो रहा है, पाइप से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मेड ऑफ 2 सेक्शंस विथ डायमीटर 2.5। अन्य 2 जगह यहाँ पे डायमीटर है, कुछ इस प्रकार से पाइप होगा, हो सकता है एक तरफ ज्यादा थिक होगा, एक तरफ कम थिक होगा। तो बोल रहा है कि एक तरफ का डायमीटर 2.5 है और एक तरफ का डायमीटर है 3.75, मतलब इन्हें पतला है, इधर क्या है, मोटा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ दियर वेलोसिटी इन द 2 पाइप्स ईच। अब देखिए अगर इसको बनाना है तो आपको यहाँ थोड़ा सा आपको कुछ कंसेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। कंसेप्ट क्या है सो सुनिए, इसमें आपको की पॉइंट ध्यान रखना है। कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है सो सुन लो। मान लो ये पाइप है, यहाँ का आपको दिख रहा होगा डायमीटर कम, यहाँ का डायमीटर ज्यादा, लेकिन जब पानी फ्लो करता है तो यहाँ का जो वेलोसिटी और एरिया का गुणनफल होगा और यहाँ का जो वेलोसिटी और एरिया का गुणनफल होगा, दोनों का क्या होगा, सेम। तो देखिए यहाँ का वॉल्यूम अलग है तो V1, यहाँ का एरिया अलग है तो A1, और यहाँ का वॉल्यूम अलग है तो V2, एरिया अलग है तो A2। तो इसको आप ऐसे मान लो। तो दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। आपसे किसका रेशियो पूछा है, वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, तो आप वेलोसिटी का रेशियो निकालो। ऊपर में हो जाएगा V1 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे आ जाएगा V2। मतलब पहले से कौन है, A2, और बाद में कौन है, A1। अब दिमाग लगाइए, ये मतलब एरिया है, और कोई भी पाइप जो दिखता है वो सर्कुलर शेप का दिखता है। कैसा दिखता है, सर्कुलर शेप। तो यहाँ पे आप एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाइए। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला V1 बट्टा नीचे क्या हो जाएगा, V2, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। कौन स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मतलब ऊपर में भी पाई आर स्क्वायर और नीचे में भी पाई आर स्क्वायर। अब दिमाग लगाइए, यहाँ 2 है कि 1 है, 2, तो यहाँ R2 का स्क्वायर, और यहाँ 1 है तो यहाँ R1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में डायमीटर का वैल्यू दिया है 2.5 और 3.75, लेकिन सबसे कमाल का बात ये समझिए, जब किसी का रेशियो निकालते हैं तो रेडियस दे डेटा में या डायमीटर दे डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको रेडियस भी मानो फिर भी वही रिजल्ट आएगा, डायमीटर भी मानो फिर भी वही रिजल्ट आएगा। तो इसमें कोई बदलाव नहीं करना। अगर यहाँ कोई चाहता है तो डी लिख सकता है आर की जगह, और नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। बताइए यहाँ V1 होगा, नीचे क्या होगा, V2 होगा। बताइए पाइप कट जाएगा, कट जाएगा। बताइए R2 है कितना है, 3.75, तो R2 हो जाएगा 3.75। और बोलिए R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा 2.5। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, बढ़िया सॉल्व कीजिए, V1 बट्टा V2। बताइए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 3.75 गुना 3.75, 2 बार लिख दीजिए। बताइए नीचे में लिख सकते हैं 2.5 गुना 2.5। बताइए पॉइंट हटेगा तो गुना यहाँ कितना होगा, 100। यहाँ भी पॉइंट हटेगा, गुना कितना हो जाएगा, 100। अब बताइए यहाँ पॉइंट हटेगा गुना 10, यहाँ से पॉइंट हटेगा गुना 10। अब बताइए 1 10 2 0 2 0 खत्म हो गया। अब यहाँ 100 बचा हुआ है। अब इसको काटिए, 25 देहा 250 और 25 बचे 125, तो 250 और 125 कितना होगा, 375। बताइए कितना बन जाएगा, 15। ये भी 15। तो ध्यान से देखो 15 15 बच गया यहाँ, तो 15 गुना 15 और नीचे बच गया 100। अब इसको काटिए, 5 तिया 15 20 बचे 100, 5 तिया 15 20 बचे और 4 25 20, तो 4 बार में जाएगा, 5 चौका 20, 5 तिया 15। बताइए ऊपर में 3 तिया 9 और नीचे में कितना आ गया, 4। बताइए V1 बट्टा V2 9 बट्टा 4। बताइए 9 बट्टा 4 किसमें अनुपात है, 9 अनुपात 4, ऑप्शन नंबर ए में। तो बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये नंबर। तो ये सब क्वेश्चन वास्तव में, इस सब क्वेश्चन में दम है, इसलिए सबका सोल्यूशन नहीं समझ में आए तो वीडियो स्लो करके देख लेना, लेकिन देख लेना बढ़िया, समझ लेना कैसे हम डेटा को कलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है डायमेंशन फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये उन्हीं से निकलेगा डायमेंशन फॉर्मूला, या तो सीधा रट के रखे हैं या उनको बेसिक फॉर्मूला पता है, तो हम उसको बाय प्रोसेस से निकाल के दिखा दे रहे हैं। आप कीजिए, आप पढ़े थे फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q बराबर MS डेल टी, Q बराबर MS डेल टी। आप कीजिए Q क्या था, हीट था, M क्या था, मास, S क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल टी क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ से S निकाल लो। जब S निकालेंगे तो ऊपर में Q हो जाएगा, नीचे में M हो जाएगा, यहाँ गुना कौन होगा, डेल टी हो जाएगा। अब देखिए Q मतलब क्या, हीट, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन अर्थात वर्क का डायमेंशन क्या था, M1 L2 T-2। अब बताइए नीचे क्या है, M मतलब मास, मास का डायमेंशन बड़ा M। बताइए
डेल टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा है मात्रक केल्विन, और इसका डायमेंशन क्या हो जाता है के। अब इसको सॉल्व कीजिए, बताइए यहाँ m1 है, यहाँ m1 ये कट जाएगा, तो बताइए m का पावर कितना आ गया 0, l का पावर 2, t का पावर -2, k ऊपर जाएगा k का पावर -1। बताइए ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, m0 l2 t -2 और k -1 किसमें दिख रहा है, m0 किसमें दिख रहा है, इसमें एक ही तो m0 दिख ही रहा है, l2 है, t -2 है, k -1 है। तो बताइए ऑप्शन नंबर इसमें, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। दोनों में डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, खतरनाक वाला पूछा है। बताइए यहाँ कौन सी पूछा है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। याद कीजिए थर्मल कंडक्टिविटी पढ़े होंगे। बताओ थर्मल कंडक्टिविटी में जो हीट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। हीट किसका था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद कीजिए किसका किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए का एरिया का, टी का चेंज इन टेम्परेचर का, और नीचे डी से डी का क्या बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। बता यहाँ इक्वल का साइन देंगे, हटेगा तो यहाँ क्या आएगा के, और याद करो के था थर्मल कंडक्टिविटी। अब इसी का आपसे डायमेंशन पूछा था, यहाँ के से फॉर्मूला निकाल लो। बता यहाँ जाकर गुना होगा तो क्यू गुना क्या हो जाएगा डी, और नीचे क्या होगा ए टी, और नीचे फिर से क्या होगा डेल टी। अब सबका डायमेंशन निकालिए। की मतलब क्या है, हीट एनर्जी। हीट का डायमेंशन क्या था m1 l2 t -2। बताइए डी, डी मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l, l का पावर कुछ नहीं तो 1, डिवाइड का साइन दीजिए। बताइए ये मतलब एरिया, एरिया का डायमेंशन l की l स्क्वायर। बताइए टाइम का डायमेंशन t, t का पावर 1, और डेल टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, इसका डायमेंशन क्या आएगा k। अब सॉल्व कीजिए, l2 कट गया, अब m यहाँ क्या बच गया m1 बच गया, और यहाँ पे l1 बच गया, यहाँ t -2 और यहाँ t1 है, t1 है तो ऊपर जाएगा t -1 हो जाएगा, और -1 और -2 पहले से तो t का पावर -3 हो जाएगा, और k ऊपर है तो k ऊपर जाएगा तो -1। ध्यान से देखिए डायमेंशन किस में मिल रहा है, m1 l1 t -3, m1 l1 t -3 सीरीज में दिख रहा है, m1 l1 t -3 और k -1। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, बी नंबर। तो इसमें आपको एकदम प्रोसेस से बनाना था, और डायमेंशन रटना बहुत इम्पॉसिबल है। आप भले एक दो को याद कर सकते हो, सबको नहीं याद कर सकते हो, इसलिए कम से कम जो फॉर्मूला पढ़े हो उसके दिमाग से और उसके सहायता से आप आराम से निकालने का प्रयास करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 32 नंबर, और ये न्यूमेरिकल और खतरनाक न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको बढ़िया समझिएगा। बोल रहा है कि ये बॉडी कूल्स इन 7 मिनट। एक बॉडी ठंडा हो रहा है 7 मिनट में 60 डिग्री से 40 डिग्री, मतलब घट रहा है। कोई वस्तु ठंडा होगा मतलब टेम्परेचर गिर रहा है, 60 से कितना हो गया 40 हो गया। देन व्हाट इट्स टेम्परेचर इन नेक्स्ट 7 मिनट, तो इसका नेक्स्ट 7 मिनट में टेम्परेचर क्या होगा यदि इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस हो, 10 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सोचिए, आप लोग पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ का कूलिंग का संबंध किससे, कोई वस्तु का टेम्परेचर कैसे घट रहा है, यानी कोई वस्तु कैसे ठंडा हो रहा है, उसी के नियम से क्वेश्चन है। अब इसको बनाना कैसे सो देख लो। इसको बनाने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला है जो आपको पहले साथ रखना होगा। फॉर्मूला देख लीजिए की पॉइंट में, T1 माइनस T2, याद रखना T1 माइनस T2, और इसको डिवाइड कर देना टाइम से, और यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसको हम K मान लेते हैं, और यहाँ आ जाएगा T1 प्लस T2 और नीचे 2 और माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग को हम TS मान ले रहे हैं। अब देखिए T1 मतलब जो पहले था, T2 मतलब जो बाद में हुआ। बताइए पहले 60 था तो इसको T1 मानिए, और 40 हो गया तो इसको T2 मान लीजिए, और सराउंडिंग का टेम्परेचर TS का मान दिया हुआ है। TS का मान कितना दिया हुआ 10। अब इसको सॉल्व कीजिए, T1 60 माइनस 40 बटा 7, टाइम कितना दिया 7 मिनट। बताइए यहाँ K को K रखिए, K निकालना है, उसके बाद तुलना करना है, फिर आंसर आ जाएगा। बताइए T1 कितना है 60 प्लस 40, और इसको डिवाइड कितना से करें 2 से, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 10। अब बताइए 60 में 40 घट गया तो 20, 20 बटा 7 बराबर का साइन देंगे। यहाँ ऑलरेडी क्या है के, बताइए 60 40 कितना हो गया 100, डिवाइड कितना हो गया 2 से, माइनस कितना हो गया 10। बताइए यहाँ 20 बटा 7 हो गया, 20 बटा 7 बराबर यहाँ के, और इसको काटेंगे तो 50 होगा, 50 में 10 घट गया तो 50 में 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब ये जीरो कट गया, और यहाँ हो जाएगा 2, और 4 यहाँ जब गुना होगा तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, और इसको भी काट सकते हो, ऐसे काट दो। बताओ 2 दूना 4, ऐसे कट जाएगा। तो बताइए ऊपर में कितना बच गया 1, और ये 2 जब गुना होगा तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 बराबर क्या आ जाएगा के। बताइए के का मान कितना आ गया 1/14। अब ये रिजल्ट नहीं है, अब इसका एक और मेथड, इसको आप के का मान सॉल्व किए हो। अब फिर से फॉर्मूला लगाओ, फिर से। अब देखो फिर से लगाइए, T1
माइनस T2 बटा T बराबर K इंटू और T1 प्लस T2 और नीचे हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो ये हो जाएगा। अब बताइए पहले 60 से कहां गया 40, अब 40 से घट रहा होगा, तो 40 जो होगा अब ये आपका T1 का काम करेगा। और हमको लिखा है कि नेक्स्ट 7 मिनट में क्या होगा, यानी हमको निकालना है T2 का मान। तो T1 का मान कितना लेंगे 40, तो यहाँ 40 हो गया और T2 को T2 रहने दीजिए। बताइए कितना मिनट में 7 मिनट में। K का मान दे दिया निकाल लिया, अब K का मान कितना निकालिए 1/14, इसी का मान यहाँ पुट कर दीजिए। बताइए T1 का मान 40, T2 का मान निकालना है। बताइए डिवाइड किसे करें 2 से। अब बताइए माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 10। अब इसको बढ़िया सॉल्व कर लीजिए, ये कट जाएगा 7 दूना कितना कट जाएगा 14, कट गया। बताइए यहाँ 40 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा T2 बराबर, इसको सॉल्व कीजिए। तो एक काम कीजिए, ये 2 नीचे है तो उसमें फिलहाल 1/2 रहने दीजिए। अब यहाँ एलसीएम लीजिए, यहाँ 40 है और प्लस यहाँ T2 है। बताइए एलसीएम जाएगा तो नीचे 2 आएगा और यहाँ कौन सा होगा माइनस, और यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1, और 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 10 दूना 20। अब बढ़िया सॉल्व कीजिए, ये जाके 2 या इधर ऐसे गुना करो। बताओ 40 माइनस T2 बराबर, ध्यान से देखिए यहाँ 40 और माइनस 20 है, 40 में 20 घट गया तो 20 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा T2 बराबर, डिवाइड का साइन दीजिए, 2 दूना कितना आ जाएगा 4। बताइए 4 इधर जब गुना होगा, और 4 जब गुना होगा तो एक के साथ कि दोनों के साथ, दोनों के साथ। तो बताइए 4 चक 16 160 माइनस 4 T2 और बराबर 20 प्लस T2। बताइए 4 तो इधर जब गुना हो गया, अब जब गुना हो गया तो हमको T2 का मान चाहिए। तो एक काम कीजिए T2 को उधर भेजिए, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन कर दे रहे हैं। बताइए यहाँ पहले से कितना 160, ई प्लस 20 इधर लाइए तो माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ पहले से क्या है T2, ई माइनस उधर जाएगा प्लस कितना आएगा 4 T2। अब इसको जोड़िए 4 T2 और 1 T2 क्या T2 5 T2 बराबर 160 में 20 घटा दो, 160 में 20 घट गया कितना हो जाएगा 140। अब इसको डिवाइड कीजिए, 140 को डिवाइड किसे कर दिया जाए 5 से। बताइए 5 दूना 10, 5 दूना 10 कितना बच गया 4, 40 5 8 40। बता कितना डिग्री आ गया 28 डिग्री। बता कई ऑप्शन में दिख रहा है 28 डिग्री, दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब टाइम टेकन क्वेश्चन है, और 1-2 क्वेश्चन इतना मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया समझ ले, वीडियो को थोड़ा स्लो करके समझ ले, लेकिन समझे बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर आपका है 33 नंबर, लिखा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अरे तो सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे निर्भर किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इसमें क्या सोचना है, बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि किसी वस्तु को अगर हीट एनर्जी देंगे तो उसका ऊर्जा 2 भाग में बटेगा। पहला ऊर्जा का पार्ट इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, दूसरा एक्सटर्नल वर्क डन करेगा, यानी जितना ऊर्जा पहले का उतना ऊर्जा बाद में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसका पालन करेगा, एनर्जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, लिखा है इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। बोला इंटरनल एनर्जी किसी आइसोलेटेड, बताइए आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम उस बॉडी को बोलते हैं जो ना हीट लेगा ना हीट देगा, अर्थात ना हीट इसमें आ सकता है ना हीट इससे निकल सकता है, अर्थात उसका जो इंटरनल एनर्जी होगा वो रिमेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि इंटरनल एनर्जी तब बढ़ेगा जब हीट आएगा या जाएगा, तो ना हीट इसमें आ सकता है ना हीट जा सकता है, तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन वर्किंग बिटवीन 127 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। एक क्लास न्यूमेरिकल में भी करवाए थे, याद कीजिए। यहाँ पे कार्नोट्स इंजन का बात कर रहे हैं, और कार्नोट्स इंजन का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था n बराबर 1 माइनस T2/T1। और जिनको ना याद है याद कर लीजिए, कि बिना फॉर्मूला का आप सोल्व कर ही नहीं पाओगे। बताइए पहले T2 मतलब याद होगा सोर्स था सिंक था, तो बताओ ज्यादा कौन है 127, तो ये T1 का मान है, कम कौन है 27, तो ये T2 का मान है। सॉल्व कीजिए। अब देखो इसको सॉल्व करने से पहले ध्यान रखना होगा, बताइए टेम्परेचर T1 है T2 है, T1 का मान है 127 डिग्री सेल्सियस और T2 का मान है 27 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसे बनाओगे तो कभी आंसर नहीं आएगा। याद रखिएगा इसको आपको कन्वर्ट करना होगा केल्विन में, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जोड़ दीजिए, इसमें भी 273 जोड़ दीजिए, 273 जोड़िएगा तो 400 केल्विन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 300 केल्विन। अब बने तुरंत आंसर आ जाएगा। बताइए n रह जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 माइनस T2 का मान 400, T2 का मान 300, T2 का मान 300 और T1 का मान 400,
अब एलसीएम लीजिए, बताइए यहाँ n हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 400 और 400 गुना यहाँ 400 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 300। अब इसको काटिए तो यहाँ हो जाएगा 100 और नीचे कितना आ जाएगा 400। बताइए 0 0 कट गया। बताइए n बराबर 1/4 आ गया। लेकिन ध्यान से देखिए, आपसे पूछा है परसेंटेज में और याद होगा परसेंटेज में बदलने के लिए आपको हर हाल में कितना गुना करना है 100 से। बताओ क्या बार में गया 25 बार में। बताओ कितना परसेंट इंक्रीज होगा 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी नंबर। तो कार्नोट इंजन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ सीपी एंड सीबी। तो सिंपल क्वेश्चन है, सीपी और सीबी तो आप लोग पढ़े होंगे रिजल्ट, सीपी माइनस सीबी बराबर क्या होता है आर। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा है ये नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर लिखा है इफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस आर हाफ। बोल रहा है कि प्रेशर भी हाफ किया जा रहा है, वॉल्यूम भी हाफ किया जा रहा है, तो उसका जो टेम्परेचर होगा क्या होगा। तो आप कीजिए आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। बताइए प्रेशर हाफ हो रहा है कि वॉल्यूम हाफ हो रहा है, दोनों हाफ हो रहा है। तो बताइए P/2 और वॉल्यूम भी आधा हो गया तो V/2 हो गया। पता है एनआर तो बदल नहीं सकता है, लेकिन यहाँ क्या है T। अब T जो होगा वो ध्यान देखिए, नया जो टेम्परेचर होगा, मान लो T1 था, कौन सा होगा T2, तो यहाँ 2 दूना 4, तो जो PV था नीचे कितना गया 4, तो पहले के तुलना में जो T2 होगा वो 4 बटा कम हो गया। तो बताइए ये क्या हो गया 1/4 हो गया। तो 1/4 कहीं दिख रहा है क्या, हाँ बिकम्स 1/4। तो सिंपल है, आप सिंपल इक्वेशन याद रहेगा, एक बार में सॉल्व कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया हुआ है और ये इक्वेशन लिखा हुआ है, x बराबर 10 साइन और यहाँ है 20 t प्लस 0.5। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अगर इसका पैटर्न समझ आओगे कभी मिस्टेक नहीं होगा। आपसे पूछा है फाइंड फ्रीक्वेंसी, फाइंड फ्रीक्वेंसी। अब दिमाग लगाइए, आपको पहले जनरल इक्वेशन याद करना होगा। जनरल इक्वेशन क्या था, y बराबर, y बराबर था ये साइन ओमेगा t ए माइनस के एक्स। अब तुलना कीजिए, बताओ एम्पलीट्यूड कितना होगा 10, w का मान कितना है 20। आपसे पूछा फ्रीक्वेंसी, याद कीजिए w बराबर फॉर्मूला था 2πn, n मतलब फ्रीक्वेंसी। याद कीजिए w का मान दिया हुआ, w का मान कितना लेना है 20, यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ पाई रह जाएगा, यहाँ n रह जाएगा। हमको किसका मान चाहिए n का, तो n का मान 20/2 पाई, 20/2 पाई। अब बताइए n को सॉल्व करेंगे तो 20 और नीचे इसको काटिए, कितना बार कट गया 10 और 10/पाई, पाई का मान 3.14। अब काटिए लगभग 3.14 मतलब 3 3 और लगभग 3 बार में जा रहा है। तो 3 बार में किसी का ऑप्शन दिख रहा है 3.14 3.18, इसको एकदम एग्जैक्ट काटना होगा। अब काटिए इसको, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा 100। अब 100 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1000 और नीचे होगा 314। बताइए 314 क्या बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो 3 पॉइंट, इस सब क्वेश्चन में देखो ऑप्शन यहाँ 3 यहाँ 3, इसमें ज्यादा दिक्कत है तो आपको बढ़िया सॉल्व करना होगा। बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 और 4 42, कितना आ जाएगा 942, 942। अब बच कितना जाएगा 50 उधर 8 इधर, मतलब 58, 58 मतलब 0 बच जाएगा। अब बताइए 314 में 580 क्या बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 3.1 यहाँ भी 3.1, अभी भी लफड़ा है। बताइए 314 में इतना घटा दीजिए, कितना बचेगा 10 में 4 6 9 7 में 1, यहाँ कितना हो जाएगा 7 में 1 कितना हो जाएगा 6 और ये आपका 4 में 3 1 166 है और यहाँ कितना है ले लेंगे 0। अब बताइए कितना बार में जाएगा 3 5 15 लगभग 5 बार में, 5 बार में 3.14 और यहाँ 1660 है तो 1660 कितना बार में जाएगा 300, 3 5 1500 और 14 5 70 लगभग 8 बार में तो ज्यादा आएगा, 8 3 24। बताइए कितना बार में जाएगा 3.14। उसका ऑप्शन नंबर लगभग कौन आएगा 3.14। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि लगभग 3 5 15 5 बार में जा रहा था, लगभग 3.15 के आसपास, मतलब 3 पॉइंट कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ये प्रोग्रेसिव वेव रिप्रेजेंटेड बाय, एक प्रोग्रेसिव वेव है, इसको रिप्रेजेंट किया गया इस इक्वेशन से। इक्वेशन है y बराबर 10 साइन 100 पाई t माइनस 2 पाई x, ऐसे लिख लेना आपको। अब इसको तुलना कर दीजिए। बताइए जनरल इक्वेशन क्या होता है, ये साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अब तुलना कीजिए, a के स्थान पे 10, w के स्थान पे 100, k के स्थान पे 2 पाई। अब जो पूछ रहा है उसके अनुसार सोचिए। बोल रहा है कि वेयर x एंड y आर इन मीटर
एंड टी इन सेकेंड, देन मैक्सिमम है पार्टिकल वेलोसिटी। याद कीजिए मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी आपको सीधा फॉर्मूला लिखा है था वी मैक्सिमम। बताइए वी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, ये गुना डब्ल्यू, ये गुना डब्ल्यू। बताइए ये क्या था एम्पलीट्यूड, डब्ल्यू क्या था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बताइए ये का मान, ये का मान, ये का मान कितना है 10। बताइए डब्ल्यू का मान कितना है 100, और 100 के साथ क्या लगा है पाई। बताइए 100 है कितना हो गया 1000, और 1000 के साथ क्या लगेगा पाई। बताओ ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है, डी नंबर। तो जो लोग पढ़े हैं इक्वेशन समझे उससे आराम से इसको न्यूमेरिकल बनेगा, टफ नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर है द डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर। आज की जो डॉपलर इफेक्ट पढ़े थे आप लोग, बताओ डॉपलर इफेक्ट जो था वो वैलिड था किसके लिए, साउंड के लिए भी था और दूसरा लाइट के लिए भी था। तो डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल है साउंड वेव के लिए सिर्फ, लाइट वेव के लिए सिर्फ, बोथ साउंड एंड लाइट। बताइए ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी नंबर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो गया, सी नंबर। और ये आपका जाके सोल्यूशन पूरा हो गया 40 में 40 का। ठीक है, अगर वीडियो सच में बढ़िया लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना तो आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि इस तरह से वीडियो भी बहुत सारे आने वाले हैं। और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आपको पढ़ना है, और पढ़ना इसलिए है क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है। और सबसे अच्छा ये बात रहेगा कि मुजरा देखने से अच्छा है कि कुछ क्लास कर लो, और एग्जाम बहुत नजदीक है तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगावें और ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, चुपचाप पढ़ें। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें फिर से आपसे मिलते हैं। जय हिंद।